कृषि को लेकर शरद पवार जी इतने गंभीर रहे, मराठवाड़ा और विदर्भ को के लेकर रहे, और आज उसके बाद 20 साल तक की स्थिति बनी कि आज भी एक किसानों की मौत की बुलेटिन अखबारों में चला करती है हर दिन, और ऐसे ऐसे दर्दनाक भयावह तस्वीरें उभर के आती हैं गरीबी की, त्रासदी की, किसान के, कि उनका अगर बयां हो तो शरद पवार जी के लिए तो बड़ा तकलीफदेह होना चाहिए ना। और उस स्थिति में भी आप दावा कर रहे हैं कि शरद जी ने बहुत काम किया, पवार साहब ने बहुत काम किया, तो 76,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला फिर कैसे सामने आ गया उनके भतीजे का, अजित पवार के नाम जिसमें लिया जाता है? उसकी जांच हो चुकी है पहले ही और उसे गलत पाया गया है कि उसमें कोई आरोप नहीं लगा। फिर से जांच कर रहे हैं, हमको इसमें कोई शक नहीं कि उसमें अजीत पवार, हमारी पार्टी बिल्कुल निर्दोष निकलेगी। मुझे पूरा यकीन है, इसीलिए हम हर जांच का स्वागत करते हैं, हमको उससे कोई डर नहीं। देखिए, जो आपके जवाब हैं कि जांच का स्वागत करना, जांच होना, ये सब तो कांग्रेस के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है, और कांग्रेस ने सारी जांचों में अमूमन जीत हासिल की होगी। जीत हासिल करना क्या पर्याप्त होता है अपनी पार्टी की छवि को बनाए रखने के लिए? और राजनीतिक शुचिता का सिद्धांत क्या आपके पार्टी पे लागू नहीं होता? बिल्कुल होता है। कैसे? अवश्य लागू होता है। देखिए, राजनीतिक शुचिता, ईमानदारी, पारदर्शिता, ये लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए ज़रूरी है, और इसीलिए किसी भी पार्टी या नेता के खिलाफ जो भी जांच हो, अगर कोई आरोप है तो जांच होनी चाहिए। आखिर लोकतंत्र में प्रक्रिया क्या है अंशुमान जी, ये बताइए आप। प्रक्रिया तो वही है ना कि जांच, कोई भी अगर आरोप है तो उसकी जांच होगी। उस जांच की एक प्रक्रिया है, या तो कमीशन के जरिए वो जांच होगी, या कानूनी तौर पर होगी, अदालत के माध्यम से होगी। आखिर और कौन सा माध्यम हो सकता है? तो इन्हीं माध्यमों के जरिए हम ये तय करेंगे कि किसका दोष है या कौन निर्दोष है। अगर वहाँ कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास का काम हुआ होता तो देश में अन्ना हजारे जैसा नेता वहाँ पैदा न हुआ होता, उनको इतना व्यापक जन समर्थक नहीं मिला होता। क्या इससे भी आप इनकार करेंगे? देखिए, ये बड़ी मज़ेदार बात है, और आप इस तथ्य का पता कर लीजिए कि अपने गांव रेलेगांव सिद्धि में भी एनसीपी पंचायत में जीती है हमारी पार्टी। वहाँ पर भी अन्ना हजारे का कोई व्यक्ति नहीं जीता। तो महाराष्ट्र में उस तरह का नहीं हुआ, ये दिल्ली में हुआ जो कुछ हुआ, और वो उस आंदोलन के कारण हुआ जो भ्रष्टाचार के खिलाफ था राष्ट्रीय स्तर पर। तो इसलिए ये कहना कि महाराष्ट्र में गलती की वजह से ऐसा हुआ, वो उचित नहीं है। विकास के आप सारे आंकड़ों को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा विकसित राज्य देश में कौन सा है, क्या स्थिति है, ऐसा क्यों है, इसका विश्लेषण करने की ज़रूरत है। अब मौसम का हम कुछ नहीं कर सकते, मानसून का कुछ नहीं कर सकते। अगर दुष्काल और अकाल आता है, कहीं सूखा पड़ता है, तो वो तो प्राकृतिक कारणों से है। अच्छा, यानी आप अमर्त्य सेन की बात नहीं मानते हैं? कौन सी बात? कि अकाल मेन मैड हैं, मानव द्वारा निर्मित हुआ करते हैं, अकाल और सूखा। अगर आप लोग तैयारियां करते तो ये परिस्थितियां नहीं बनती ना किसान के लिए। नहीं, तैयारियां करनी चाहिए, उस स्तर तक अमर्त्य सेन का कहना सही है। वैसे भी जितने अकाल आते हैं, जो लोगों को अभाव होता है, वो सबका कारण ये है कि उसकी उचित तैयारियां नहीं की गई। उचित तैयारियां होनी चाहिए, यहाँ मैं सहमत हूँ, लेकिन उसके बावजूद मानसून और मौसम पर तो मेरा मानना है कि किसी राजनेता का नियंत्रण नहीं। जब सिंचाई योजनाओं के 76,000 करोड़ रुपए हजम कर लिए जाएंगे तो मानसून पर और बारिश पर ही निर्भर करना पड़ेगा किसान को। नहीं, किसने कहा कि हजम कर लिए गए? वो तो कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जो भी जांच हुई है, आगे जांच हो रही है, उसको देखिए। समस्या यही है कि जब शरद पवार जी कृषि मंत्री होते हैं तो उनकी ऐसी छवि बनती है कि आज राधा रमन सिंह जैसा चिंतन नजर आता है अकाल को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। और जब और भी जो भ्रष्टाचार के मुद्दे होते हैं वहाँ पर जांच का एक आधार। जहाँ तक जांच की बात कर रहे हैं हम, तो 2G घोटाले में भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से एनसीपी नेताओं का नाम आया। नहीं, कहीं नहीं। हाँ, नहीं, आप एक सर्वथा अनुचित कह रहे हैं। 2G में एनसीपी का कहीं से नाम नहीं। कृष्णा घाटी विकास निगम से जुड़े मामलों में कहीं ना कहीं आप उसमें भी कहीं नहीं है। आईपीएल से जुड़े मामले में आप देख लीजिए। किस मामले में? आईपीएल
नहीं, मतलब वो देश आईपीएल का तो हमने ही खंडन किया था। मुझे वो मालूम है, वर्षों पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसको कहा था कि जिसको जो जांच करनी कर ले। आईपीएल में कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, बल्कि क्रिकेट के अंदर व्याप्त तमाम गड़बड़ियों को ठीक करने का काम शरद पवार साहब ने शुरू किया कि इसको ठीक करना चाहिए। मतलब अभी शशांक मनोहर उसको करेंगे क्या? नरेंद्र मोदी आखिर ये दुस्साहस कैसे कर सकते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को नेचुरली करप्ट पार्टी कह दे? कहीं तो आग होगा तभी तो धुआं उठा है। नहीं, ये सब देखिए, चुनाव में बहुत सारी बातें चुनाव के कहना, दौरान की बात विरोध के दौरान वो सब चलता है। उन्होंने किया, अनुचित किया, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन आखिर शरद पवार जी के घर पर वही श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में गए और वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया, उनके साथ रहे और कहा कि देश के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता हैं शरद पवार जी, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। तो ये एक पक्ष मत देखिए, सारे पक्षों को देखकर फिर मूल्यांकन कीजिए। आखिर क्या वजह है कि इतना आपके हिसाब से इतने व्यापक परिदृश्य, इतना व्यापक चिंतन, इतना व्यापक दृष्टिकोण, विजन, मिशन भाव से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी लगी है, फिर भी कोई क्या भविष्य है? मतलब सिमट के आप 20 से आप किंग मेकर पार्टी हुआ करते थे एक जमाने में, आप सिर्फ 4-6 सांसदों में आप आज संतोष कर रहे हैं। इतना भयानक दुखद पराभव तो कभी नहीं नजर आया। ऐसा नहीं है। देखिए, 90 वर्षों की एक राजनीतिक पार्टी जिसमें बहुत से समर्पित कार्यकर्ता हैं, सीपीआई, वो आज मात्र 3 सदस्यों की पार्टी रह गई है संसद के दोनों सदनों में। हमारे 6 सदस्य हैं लोकसभा में, 6 सदस्य हैं राज्यसभा में। समाजवादी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी थी, उससे ज़्यादा सदस्य हमारे हैं लोकसभा में। तो ये बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, उसमें राजनीतिक दल अपना विकास करते हैं। सारे आक्रमण के बावजूद 2014 के चुनाव में सबसे कम नुकसान अगर हुआ है तो वो एनसीपी का हुआ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। हम 8 थे, 6 रह गए। बाकी पार्टियों का क्या हुआ ये तो देखिए। वो खड़े नहीं रह पाए। हमारे अंदर ये ताकत थी कि हम खड़े रह सके, इसलिए आगे हम बढ़ेंगे, ये आपको विश्वास दिला सकते। धर्मनिरपेक्ष वोटों का बंटवारा, सत्ता का लालच और उसकी वजह से सांप्रदायिक राजनीति का उभार, क्या आप इसको कारण नहीं मानते हैं इन हालातों के लिए? बिल्कुल मानते हैं। तब फिर आप लोग उनसे सीख लेकर के कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर काबू पा करके देश के लिए काम करते तो अच्छा होता। बिहार में ही वो करने, अभी बिहार के बाद यूपी है, तब क्या करेंगे आप? आज आपने मुलायम सिंह पे आरोप लगा दिया कि उन्होंने बीजेपी की तारीफ की है, तो कल वहां आप धर्मनिरपेक्ष मोर्चा कैसे बनाएंगे यूपी में? नहीं, कोशिश हम करेंगे कि वो तारीफ करने की उस प्रक्रिया से अलग हो। ये हमारी चेष्टा रहेगी, हमारी कोशिश। हृदय परिवर्तन करेंगे मुलायम सिंह यादव का। आज आरोप लगाएंगे तारिक अनवर कि उन्होंने बीजेपी की तारीफ करके स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक पार्टी को बढ़ावा दिया है, और कल आप उनको हृदय परिवर्तन गांधीवादी तरीके से। नहीं, हृदय परिवर्तन की बात नहीं है, वहाँ विचार परिवर्तन की बात है। विचार परिवर्तन की कोशिश करनी चाहिए कि ये जो तमाम दल हैं, ये इन सब बातों को छोड़कर इकट्ठा। अच्छा डिप्टी, आप पूरे व्यक्तिगत तौर से आपसे पूछूंगा, बिहार चुनाव को आप किस नज़रिए से, देश की राजनीति में परिवर्तन के नज़रिए से देख पा रहे हैं? देखिए, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। बिहार चुनाव कई अर्थों में देश की राजनीतिक दिशा तय करने वाला चुनाव होने जा रहा है। कैसे? अगर भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन चुनाव हारता है और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव जीतता है, तो देश में तमाम लोकतांत्रिक शक्तियों को बहुत ताकत मिलेगी और दोबारा से तीसरा मोर्चा और गठबंधन बनाने की जो स्थितियां बीच में 2 बार प्रयास। तीसरा मोर्चा नहीं, ये तीसरे मोर्चे की बात तो गलत है, वो नहीं बन सकता। अब जो बनेगा वो एक व्यापक लोकतांत्रिक मोर्चा बनेगा, बड़ा लोकतांत्रिक मोर्चा। और इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के चुनावों पर आपको लगता है पड़ेगा? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा।
बिहार के चुनाव नतीजों का, इसीलिए मैंने कहा जी। कि ये कई अर्थों में देश को राजनीतिक दिशा देने वाला चुनाव है। उस समय विपक्ष की राजनीति को, पक्ष तो इस समय आपके हिसाब से सांप्रदायिक शक्तियां, सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, उस समय विपक्ष के मोर्चे को कौन लीड करेगा? अब ये परिस्थिति पर निर्भर करेगा, कौन नेतृत्व करता है, कौन नहीं करता, ये सब लोग मिल बैठ कर तय करेंगे। किसी एक पार्टी के कहने से नेता नहीं चुना जाएगा, सब लोग इकट्ठा होकर बैठेंगे, तभी विकल्प बनेगा। तो डिप्टी, इन संदर्भों में आपसे ये भी व्यक्तिगत तौर पे सवाल पूछना चाहूँगा कि आपका भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में पदार्पण मोहभंग के माध्यम से ही हुआ। आप भी कांग्रेस से जुड़े रहे, राजीव जी के प्रखर वैचारिक सलाहकार रहे, तो क्या ऐसा है कि लोग कांग्रेस से अच्छे लोग क्यों चले जाते हैं आप जैसे? असल में कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व की शैली और कार्यशैली और उनका पूरा चिंतन, दुर्भाग्य की बात है, बदला नहीं है। देश में राजनीति बदल गई है, वो चिंतन नहीं बदला है, शैली नहीं बदली है, जिसको बदलने की ज़रूरत है। इसीलिए लोगों को बहुत बार परेशानी होती है। मैं तो राजीव जी का कृतज्ञ हूँ कि उनके साथ मैंने काम किया, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग बातचीत करते थे, कभी भी उन्होंने किसी बात के लिए नाराज़गी नहीं जताई। हमारी कई बार असहमति भी होती थी, उनको स्पष्ट कर देते थे। लेकिन अब कांग्रेस में ऐसी स्थिति रही नहीं, इसलिए ये तमाम लोगों को कांग्रेस से अलग होना पड़ा। क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि शरद पवार जी की पार्टी एक बड़े नेता का एक दफ्तर से ज़्यादा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया, देखिए, मैंने कोई आपको विकास का कार्यक्रम नहीं, कहीं कोई बिल्कुल है, जमीन पे विकास काम का नहीं। कार्यक्रम तो है ही है, तभी तो 15 वर्ष में महाराष्ट्र में इतने विकास के कार्यक्रम किए। अभी भी आप देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा में जितने प्रश्न हमने उठाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, वो सब विकास के मुद्दे हैं। कोई जाति और धर्म के मुद्दे हमने नहीं उठाए। असहमति और विरोध की स्थितियां तो एनसीपी में भी नहीं मिली होंगी आपको? नहीं, सौभाग्य की बात है कि एनसीपी में है। ये ताज्जुब होता है। बहुत साधारण चीज़ बता दूं कि आज तक हमको शरद पवार जी से अपॉइंटमेंट या मिलने के लिए किसी पीए के यहाँ जाके इंतज़ार नहीं करना पड़ा उनके। एक बड़ी छोटी सी बात बता रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस में कोई नेता है जो ये कह सके कि ये बिना पीए का इंतज़ार किए वो सोनिया गांधी से मिल सकता है? कांग्रेस के साथ एक समस्या रही, उसने अपने को ब्रांड समझ लिया आज़ादी के बाद से, और उस ब्रांड के तहत उसने विचारकों को भी लिया, सलाहकारों को भी लिया, और आज उसका खामियाजा भुगत रही। लेकिन क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि शरद पवार जी की पार्टी एक बड़े नेता का एक दफ्तर से ज़्यादा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया, देखिए, मैंने कोई आपको विकास का कार्यक्रम नहीं, कहीं कोई बिल्कुल है, जमीन पे विकास काम का नहीं। कार्यक्रम तो है ही है, तभी तो 15 वर्ष में महाराष्ट्र में इतने विकास के कार्यक्रम किए। अभी भी आप देख लीजिए, लोकसभा राज्यसभा में जितने प्रश्न हमने उठाए हैं, जो मुद्दे उठाए हैं, वो सब विकास के मुद्दे हैं। कोई जाति और धर्म के मुद्दे हमने नहीं उठाए। मेरा दर्शक बिहार का है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस से पूछना चाहता है कि बिहार के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्या ऐसा काम किया कि वो कम से कम एक नैतिक समर्थन दे सके राष्ट्रवादी के अभी इसको देख लीजिए 45 ना, इसी सीटों में। चुनाव में हमारा जो विजन 2020 आया है बिहार के बारे में, उसको ज़रा आप देख लीजिए, फिर बात कीजिए। बिहार के लिए हमने एक विशेष चिंतन किया है, क्या क्या बिहार के लिए होना चाहिए उसकी तरक्की के लिए, इस पर विचार किया है और उसे जनता के विचार के लिए प्रस्तुत किया है। तो आगे क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस की रणनीति है? आगे राजनीतिक परिदृश्य में अपनी क्या भूमिका अदा करना चाहेगी? आगे राष्ट्रीय राजनीति में हम चाहेंगे कि सभी धर्मनिरपेक्ष दलों को एक मंच पर लाएं। इसके लिए हम लोगों ने श्री शरद पवार को अधिकृत किया है कि आप इसमें चेष्टा शुरू करिए। बातचीत पहले होगी,
उसके बाद लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, उसके साथ फिर आगे बढ़ने की कोशिश हो। और आज की भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो इसी की ज़रूरत है कि एक अकेली पार्टी आज कुछ नहीं कर सकती, इसलिए सबको एक साथ लाकर फिर इस सरकार के खिलाफ आप एक व्यावहारिक रूप से सफल संघर्ष कर सकते हैं। तो एक चीज आपकी बातों से जो समझ में आया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस घूम फिर के शरद पवार जी के इर्द गिर्द है, उसी वही करता है, वही नियंता है, वही ब्रह्म है, वही विष्णु, वही महेश। आप उन्हीं से अपेक्षा करते हैं। कोई दूसरा नेतृत्व तो पार्टी में कहाँ दिखाई देता? सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप कहाँ है आपके पास? देखिए, हमारा जो क्षेत्र है, अब महाराष्ट्र में आप देखिएगा तो चलिए, हमारे इतने बड़े नेता थे स्वर्गीय आर आर पाटिल, उसके अलावा आप देखिए अजीत पवार हैं, जयंत पाटिल हैं, अनिल देशमुख हैं, छगन भुजबल हैं, कोई भी नहीं है, पनपने ही नहीं दिया पवार साहब ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग हैं, तारिक अनवर हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोग नहीं हैं, राष्ट्रीय स्तर पर हैं और आगे भी यही लोग बढ़ते रहेंगे। अंदर खाने में तो ये भी अफवाहें उड़ रही कि पवार साहब नहीं चाहते थे कि बिहार चुनाव में बहुत ज़्यादा शिरकत हो, तारिक को प्रधान मुख्यमंत्री पद के रूप में नहीं देखना चाहते थे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सवाल, हम लोग अपनी परिस्थितियां समझते हैं। हमारी पार्टी इतनी शक्तिशाली बिहार में नहीं है कि हमारा मुख्यमंत्री हो सके, ये तथ्य है। ये तारिक अनवर साहब को भी मालूम है, हमको भी मालूम है, सबको मालूम है। तो इसलिए इस तरह की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, मुस्लिम फेस के रूप में खुद को तो तारिक साहब प्रोजेक्ट करना ही चाह रहे थे। उन्होंने उसे ही मुद्दा भी बनाया कि मुसलमानों में गलत संदेश जाएगा, शायद उनको मुसलमान चेहरे की जरूरत नहीं थी, ये उन्होंने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमको हर चेहरे की जरूरत है। उनको, नीतीश को, उन्होंने नीतीश पे ये आरोप लगाया। तो वो नीतीश कुमार की गलती है कि उन्होंने उस समय बातचीत नहीं की। बातचीत कर लेते तो सब साथ रहते। उसमें सीटों का सवाल नहीं था, सवाल था राजनीतिक दल के स्वाभिमान का और गठबंधन के नियम का। गठबंधन के नियम होते हैं, जब हम आपके साथ हैं तो आप अगर सीटों का बंटवारा कर रहे हैं तो हमसे भी तो बात करेंगे। आपने राजनीतिक दल के स्वाभिमान की बात कही, मैं वो समय, वो घड़ी पूछना चाहता हूं कब आएगी जब आप नरेंद्र मोदी, जिसने राष्ट्रवादी कांग्रेस को नेचुरली करप्ट पार्टी कहा, शिवसेना ने जोक कहा, खून चूसने वाली जोक कहा, तो इनका जवाब देंगे। वो राष्ट्रीय स्वाभिमान, वो आपका स्वाभिमान नहीं, उसका जवाब तो हमने उसी समय दे दिया था। कहीं वो तो नजरअंदाज नहीं, आपको कई छोटे अखबारों में आपने दिया। नहीं, हमने दिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका उत्तर दिया। तो आज हमारे दर्शकों को बताइए। हमने कहा द नेचुरली कम्युनल पार्टी कैन ओनली सी दिस, ये मैंने कहा था नरेंद्र मोदी के बयान पर, जो कई अखबारों में छपा। तो वो सब ठीक है, मगर उसका उत्तर उसी समय दे दिया गया था। राजनीतिक हास्य के लिए आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के समय से ही पहचाना जाता है, आपकी भाषण, वक्तृता शक्ति और उन सब चीज़ों को लेकर अभी भी लोग याद करते हैं। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस में आपका क्या भविष्य है, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। भविष्य बड़ा उज्जवल है। हमने उस तरह के व्यक्तिगत भविष्य की कभी चिंता ही नहीं की। हम लोग राजनीति में पद प्रतिष्ठा के लिए आए ही नहीं थे, हम आए थे क्रांति करने। अब वो नहीं हुई हमसे, वो अलग बात है, लेकिन हम अभी भी कुछ अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में काफ़ी स्कोप है, काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन शरद पवार जी की पार्टी में बहुत ज़्यादा लोकतांत्रिक स्थितियां दिखती नहीं। एक तरफ सुप्रिया सुले जी हैं, दूसरी तरफ अजित पवार जी हैं, बाकी कोई लोकतांत्रिक नेता ऐसे कोई नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो विरासत पवार साहब की संभाल पाएंगे। अभी भी सुप्रिया सुले तो हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी नहीं है ना। जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ, तारिक अनवर साहब हैं और लोग हैं, मुख्य प्रवक्ता भी पार्टी का मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि और लोगों को जिम्मेदारियां नहीं दी गई हैं, जिम्मेदारियां लोगों की अलग अलग हैं। और ये मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी में कम से कम एक गरिमा मर्यादा है कि आज तक हमें सुप्रिया सुले से कभी अपॉइंटमेंट नहीं मांगना पड़ा, वही मांगेगी अपॉइंटमेंट मुझसे।
आज भी यही होता है। और ये बात मैं इसी पार्टी में रहकर ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूँ। कांग्रेस में किसी की हिम्मत हो जरा कह दे। तो कांग्रेस का क्या भविष्य देख रहे हैं? कांग्रेस का भविष्य असल में प्रमुख विरोधी दल देश का कांग्रेस है। राष्ट्रीय स्तर पर जब तक कांग्रेस नहीं उभरेगी तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। ये कहते हुए भी मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व तो अभी भी अपनी कार्यशैली और अपने चिंतन को बदलने के लिए तैयार नहीं है। ये दुर्भाग्य की बात है। इसीलिए कांग्रेस की प्रगति नहीं हो रही। जब प्रमुख विपक्षी दल का ये हाल है और देश में सांप्रदायिक उभार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, साहित्यकारों को आगे आके तमगे लौटाने पड़ रहे हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने मौका परस्ती के चक्कर में कोई विरोध करने खुलकर साहस नहीं जुटा पा रही हैं, और आरक्षण और तमाम मुद्दों ने फिर से एक बार से ब्राह्मणवाद का उदय कर दिया है देश में, तब आपको लगता है कि एक सक्षम सबल विपक्ष गठित हो पाएगा? विपक्ष गठित होगा अगर कांग्रेस नहीं सुधरेगी, अगर हम लोग मिलजुल कर प्रयास नहीं करेंगे तो नए किस्म के राजनीतिक दल उभरेंगे। दिल्ली में क्या हुआ आप देख सकते हैं। किसी को कल्पना थी आज के 5 वर्ष पहले कि ये आम आदमी पार्टी नाम की और केजरीवाल नाम का कोई व्यक्ति आ जाएगा? किसी को कल्पना थी? आ गया। इसी तरह देश के अन्य हिस्सों में भी आप देखिएगा कि तमाम राजनीतिक नेता और दल उभरेंगे। अभी हार्दिक पटेल का जो आंदोलन गुजरात में हो रहा है, वो 22 साल का नौजवान, किसी ने सोचा था कि इस आंदोलन की शक्ल में उभरेगा? लेकिन उभर गए। तो इसी तरह आप देखेंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में अगर जो ये सारे राजनीतिक दल हैं, ये अगर अपने को सुधार कर सही मुद्दों को उठाकर जन संघर्ष में नहीं उतरेंगे तो वैकल्पिक नेतृत्व उभरने से कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, आज आपसे हमसे चर्चा करने के लिए। और आज अंजन चौपाल में आज हमारे साथ हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव और वरिष्ठ नेता श्री देवी प्रसाद त्रिपाठी जी। देवी प्रसाद त्रिपाठी जी को बौद्धिक और राजनीतिक हलकों में एक प्रखर बुद्धिजीवी, प्रखर राजनीतिज्ञ, प्रखर चिंतक के रूप में देखा जाता है। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।